हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 डिमांड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। ये वाला टॉपिक एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है और इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। अगर आप लोग की स्कूल की एग्जाम होती है ना तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक और चीज बता दूं, पूरे यूट्यूब पे मैं जैसा कंटेंट देता हूं और मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करता हूं वैसे कोई भी चैनल नहीं है जो आपको इतने प्रॉपर तरीके से कंटेंट दे और एक्सप्लेन करे। तो अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को तो कर देना, बिकॉज आपका जब तक 12th फिनिश नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा। इकोनॉमिक्स, ओसीएम, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के जो आपको क्वेश्चंस है उसके एक्सप्लेनेशंस के वीडियो जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड है क्या। ठीक है, इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली लॉ मतलब क्या होता है? लॉ मतलब होता है कोई भी तरह का प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप लोग साइंस लेते तो साइंस के अंदर भी ना आपको पता होगा अलग अलग तरह के लॉ होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन्स का लॉ है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, ये लॉ है क्या वो समझाता हूं। देखो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा आगे। ठीक है, तुरंत एक साथ सब कुछ समझ नहीं आएगा, धीमे धीमे आपको प्रॉपर में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो एक्सप्लेन करता हो रिलेशनशिप को। किसकी रिलेशनशिप को? तो भाई प्राइस और डिमांड, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करते हुए प्रिंसिपल को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। हाँ, इसमें एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे जितने भी अदर डिटर्मिनेंट्स है ना वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उसके अंदर कोई भी तरह का बदलाव नहीं होगा, वो सारे के सारे सेम रहेंगे। आप लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वाला टॉपिक तो देखा ही होगा जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था। उसमें आपको याद होगा कि कोई भी चीज की जो डिमांड होती है ना उसको दो चीजें अफेक्ट करती है। एक तो सबसे पहला प्राइस हो गया और दूसरा होता है अदर फैक्टर्स, मतलब कि डिमांड दो तरीके से बदल सकती है, एक प्राइस की वजह से और दूसरा किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं अदर फैक्टर्स की, जिसको हम लोग अदर डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो प्राइस है वो ही बदलेगी और जो अदर डिटर्मिनेंट्स है वो सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे और प्राइस जो है वो बदलेगी और प्राइस के बदलने से डिमांड में चेंज आएगा और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और मैं ज्यादा डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो ये जो लॉ है ना इसके अंदर प्राइस एक कॉज वेरिएबल है। क्या है? कॉज वेरिएबल, मतलब प्राइस के अंदर चेंज आने से सीधा इफेक्ट किस में होगा? डिमांड के अंदर होगा। तो प्राइस कौन सा वेरिएबल हुआ? कॉज वेरिएबल। डिमांड कौन सा वेरिएबल हुआ? इफेक्ट वेरिएबल। बोलो क्लियर हुआ? और ये जो लॉ है वो किसने प्रेजेंट किया था? याद रखना, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, दोनों के दोनों 1 मार्क में आ सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस कौन सा वेरिएबल है? तो कॉज वेरिएबल। डिमांड कौन सा वेरिएबल है? तो इफेक्ट वेरिएबल। क्लियर? और ये लॉ किसने प्रेजेंट किया है? ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, इवन एमसीक्यूज के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखो आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10% ही समझ में आया है। ठीक है, अभी और हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं। चलो क्या कहता है? When other factors influencing demand remains unchanged, यानी कि किसकी बात की गई है? अदर फैक्टर्स की, कि जो अदर फैक्टर्स है वो क्या रहेंगे? अनचेंज। अनचेंज को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और प्राइस जो है वो बढ़े कम होगी, प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल। अगर मान लो कोई भी गुड्स है उसकी प्राइस क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इट्स डिमांड एक्सपांड, सीधी सी बात है, उसकी डिमांड क्या होगी? एक्सपांड होगी। देखो सिंपल लॉजिक है, अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो और आप ये देखते हो कि वो जो गुड्स है वो बहुत ज्यादा सस्ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डीमार्ट चले गए, डीमार्ट में जाके देखा कि मैगी बहुत ही ज्यादा सस्ती है, तो आप क्या करोगे? ज्यादा मैगी परचेस कर लोगे। मतलब मान लो उसकी जो प्राइस है ना उससे 50% ऑफ है, मतलब बहुत ज्यादा सस्ती है, एक के साथ एक फ्री के भाव पे मिल रही है। तो आपने क्या देखा? जब कोई भी चीज की प्राइस कम है तो आप उसकी डिमांड क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो। ठीक है, एंड इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड्स राइजेस, अगर मान लो कोई भी गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ती है, राइज होती है, तो उसको हम लोग उस टाइम पे क्या होगा? उसका जो डिमांड होगा ना वो कम हो जाएगा, उस गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब कोई भी चीज महंगी हो जाती है तो हम लोग उसको नहीं खरीदते, हमारी डिमांड कम हो जाती है। क्लियर? तो इसी को ही हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे सिंपल चीज देके रखी है कि अदर फैक्टर्स जो है वो सारे कांस्टेंट रहेंगे और अगर प्राइस बदलती है और उस प्राइस के बदलने से डिमांड बदलती है तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही हम लोग लॉ
ऑफ डिमांड कहते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा ही प्रिंसिपल है जो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को बताता है। आपको पता है प्राइस और डिमांड के बीच में कैसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है? इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये वाला भी आप याद रखना, 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं कि बताओ प्राइस और डिमांड के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इनवर्स रिलेशनशिप। बोलो क्लियर हो गया? सभी लोग को समझ में आया क्यों इनवर्स है? क्योंकि एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। बोलो क्लियर हो गया ना सभी लोग को? तो ये मैंने आपको समझाया लॉ ऑफ डिमांड। आपको पता है कोई भी लॉ होता है ना, उसके कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते हैं। व्हाट इज एजम्पशंस? एजम्पशंस का मतलब होता है कंडीशंस, कि वो लॉ कौन सी कंडीशंस में अप्लाई हो पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग एजम्पशंस देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। तो यहाँ पे टोटल 5 एजम्पशंस देकर के रखे हैं कि अगर ये 5 सिचुएशन होगी ना तभी जाकर के लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर पाएगा, मतलब अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या देके रखा है, ये तो मैंने आपको अभी बताया, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई जो प्राइस और डिमांड है इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, एंड उसको एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे कुछ एजम्पशंस देके रखे हुए हैं कि वो रिलेशनशिप इनवर्स है, पर उसके पीछे ये 5 एजम्पशंस है, मतलब ये 5 चीजें जो है ना वो होनी चाहिए तभी जाके लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, कौन सी 5 चीजें? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो डिमांड होती है ना वो बदलनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। जितने भी अदर फैक्टर्स है अपने दिमाग में ये चीज डाल दो, अदर फैक्टर्स जितने भी है ना वो सारे के सारे कैसे रहने चाहिए? कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर आप लोग ने मेरा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो वो आप जाकर के देख लेना, जहां पे मैंने प्रॉपर समझाया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में कौन से फैक्टर्स आते हैं, एक प्राइस और अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स में यही 5 फैक्टर्स है। कौन से बता देता हूं। सबसे पहला टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा रहना चाहिए? अनचेंज। अनचेंज का मतलब कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, या तो हम लोग सेम भी लिख सकते हैं। देन इनकम जो है कंज्यूमर की वो कैसी रहनी चाहिए? अनचेंज। तो क्या बदलेगा? सिर्फ प्राइस बदलनी चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंस सेम रहेगा, कंज्यूमर की इनकम सेम रहेगी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अनचेंज का मतलब होता है सेम रहना। और यहाँ पे कंज्यूमर ना कोई भी तरह के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पता होगा एग्जांपल दिया था कि मेरे को कोई इलेक्ट्रॉनिक के आइटम खरीदने, एक लैपटॉप परचेज करना है, ठीक है, तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा, मैं दिवाली के टाइम पे खरीदूंगा, जिसकी वजह से वो मेरे को उस टाइम पे सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर कोई भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। देन नंबर 5, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। आपको पता है जब ये 5 कंडीशन फुलफिल होगी ना तभी जाकर के लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि ये 5 के 5 कौन सी चीज है? अदर फैक्टर्स। और ये सारे के सारे फैक्टर्स कैसे रहने चाहिए? कांस्टेंट। तो बदलाव किस में होगा? सिंपल है, बदलाव होगा प्राइस में। ठीक है, और प्राइस बदलने से डिमांड बदलेगी। अगर कोई और फैक्टर्स की वजह से बदलेगी तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ प्राइस का ही अफेक्ट होना चाहिए डिमांड के अंदर। क्लियर हो गया ना? डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझाया है। ये जो लॉ है ना उसको हम लोग 3 तरीके से समझेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बाय वे ऑफ अ टेबल, बाय वे ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, मतलब कोई भी लॉ को हम लोग 3 तरह से समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझा। अब मैं आपको आगे धीमे धीमे करके टेबल के फॉर्म में भी समझाता हूं। चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन क्या है? तो वी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल। हम लोग स्केड्यूल के बेसिस पे, स्केड्यूल को हम लोग टेबल भी कहेंगे, डायग्राम के बेसिस पे, एंड रीजनिंग प्रोवाइडेड बिलो, और उसकी कुछ रीजनिंग भी देकर के रखी है, उसके बेसिस पे हम लोग पूरे लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं। तो पहले देकर के रखा है डिमांड स्केड्यूल। अच्छा, डिमांड स्केड्यूल यानी क्या होता है? तो इसको मैं पहले बाद में समझाता हूं, पहले मैं इसका डिमांड स्केड्यूल समझा देता हूं, टेबल समझा देता हूं। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं डिमांड स्केड्यूल। ये जो है मैं इसको डिमांड स्केड्यूल कहूंगा। ये क्या देके रखा है एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहां पे ध्यान सभी लोग का। देखो, प्राइस ऑफ मिल्क किस में देके रखी है? रुपीस में। डिमांड ऑफ मिल्क कितने में देके रखी है? इन लीटर्स में देके रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपकी बात करता हूं। आप रोज सुबह उठते हो और आपका फिक्स शेड्यूल है कि सुबह जाने का और जाकर के दूध की थैली लेकर के आने का, या तो फिर मान लो आप तबेले में जाते हो तो वहां पे, ठीक है, आप जा रहे हो, आपका कैन लेकर के आप वहां जाके रोज पैसा देते हो और दूध लेकर के आते हो। ठीक है, अब होता यह है कि आप रोज जाते हो, आपको फिक्स है, आपको पता है कि 30 रुपए लीटर मिलता है, आप 90 रुपए लेकर के जाते हो। कितने? 90 रुपीज लेकर के जाते हो और 3 लीटर दूध खरीदते हो। कितने लीटर? 3 लीटर। अब एक दिन आप उठे, आपने देखा कि आपके पास फिक्स है, आपके घर वालों ने आपको दे के रखा है, रोज सुबह 90 रुपए पकड़ा देते हैं कि आपको 3 लीटर दूध लेके आना ही आना है। ठीक है, अब होता यह है
एक दिन आप जाते हो, जो तबेला वाला है, ठीक है, वो बोलता है कि भैया जो 30 रुपए की थैली थी, अब या तो फिर 30 रुपए लीटर मैं दे रहा था, अब मैं 40 रुपए लीटर दूंगा, ठीक है। तो आपने बोला हो 40 रुपए, पर मेरे पास तो 90 रुपए ही है, तो अब आप क्या करोगे, 10 रुपए अपने पास रखोगे और 80 रुपए का क्या करोगे, 2 लीटर दूध खरीद लोगे। मतलब आपका फिक्स है कि आप 90 रुपए ही खर्च करते हो। तो आपने क्या किया, 40 रुपए, जब प्राइस बढ़ी तो आपने अपनी डिमांड को कम कर दिया। अब मान लो नेक्स्ट डे वापस गए, उसके बाद वाले दिन आप वापस गए तो उसने बोला कि अब तो ये जो दूध है वो 50 रुपए हो गया है। अब आप कितना खर्च करते थे, आप तो सिर्फ 90 रुपए ही खर्च करते थे। तो उसने बोला ठीक है भैया, एक काम करो, 1 लीटर ही दूध दे दो। मतलब कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है, पहले 30 थी, अब 40 हुई, अब 50 हो गई, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई, आप अपनी डिमांड को क्या करते गए, कम करते गए। क्लियर। और अगर मान लो इसका अपोजिट होता, अगर मान लो कि वापिस आप नेक्स्ट डे उठे और आपने जाकर के बोला कि भाई भैया मेरे को दूध दे दो, उसने बोला दूध सस्ता हो गया है, ठीक है, तो 20 रुपए जैसे ही उसने बोला, आप खुश हो गए, बोले क्या बात है, आज तो पता नहीं कहां से सूरज निकला है, और 20 रुपए में आप क्या कर रहे हो, 4 लीटर दूध खरीद ले रहे हो। आपके पास 90 रुपए तो है ही, ठीक है, आप 4 लीटर खरीद रहे हो, 10 रुपए ऊपर से और बच रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुई, आपने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। अब मान लो एक दिन आप उठे और दुकान वाले ने बोला कि अब प्राइस जो है वो 10 रुपए हो गई है, तो 10 रुपए हो गई है तो आप खुश हो गए। पहले तो आपने उसको बहुत अच्छे से हक कर लिया, उठा के गोल गोल 2 राउंड घुमा लिए, खुश हो गए, और आपने बोला एक काम करो भैया 5 लीटर दूध दे दो, 10 रुपए और ऐड कर दिए, 100 रुपए का 5 लीटर दूध ले लिया, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, आप खुद भी दूध पियोगे, अपने आजू बाजू वालों को भी पिलाओगे, और आजू बाजू में जो कुत्ते हैं, गाय है, उन लोग को भी पिलाओगे, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे प्राइस जो है वो कम होती है, आप अपनी डिमांड को क्या कर रहे हो, बढ़ा दे रहे हो। तो यहां पे हमने क्या देखा, कौन सी रिलेशनशिप देखी, लॉ ऑफ डिमांड की, कि जब प्राइस महंगी हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो उस टाइम पे आपने अपनी डिमांड को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। और जब प्राइस कम हो गई तो आपने क्या किया, आपने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। बोलो क्लियर हो गया। तो यहां पे यही चीज देके रखी है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। अब मैंने जो आगे छोड़ दिया था वो मैं आपको समझा देता हूं, डिमांड स्केड्यूल का मीनिंग अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। The schedule showing willingness of a consumer to buy quantities as अ गुड एट वेरियस प्राइसेस, ठीक है। मतलब अलग अलग प्राइस पे आप जो अलग अलग क्वांटिटी खरीद रहे हो ना, आपकी जो विलिंगनेस शो हो रही है, उसको ही हम लोग डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। अभी हमने देखा कि 30 रुपए में आप 3 लीटर खरीदते थे, बट जैसे जैसे प्राइस बढ़ गई, 50 रुपए हुई तो आप सिर्फ 1 लीटर खरीद रहे हो, और जब प्राइस 10 हो गई तो आप 5 लीटर दूध खरीद रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, आपकी जो विलिंगनेस है ना वो शो की जा रही है, कि आपकी विलिंगनेस कोई भी कंज्यूमर की, जो आप अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग प्राइसेस पे खरीद रहे हो। क्लियर हुआ। उसको ही हम क्या कहेंगे, डिमांड स्केड्यूल कहेंगे। डन। अब मैं आपको ना डायग्राम समझा देता हूं। एक चीज याद रखना इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर आपको डायग्राम बनाना है ना तो आपको टेबल के ऊपर से ही बनाना है, कभी भी डायग्राम को रट्टा मत मारना। अगर आप मारोगे तो समझो आपको कभी कोई डायग्राम आएगा ही नहीं। ये टेबल के ऊपर से हमेशा डायग्राम को बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं उसका मैं स्टेप्स बताता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 एक्सिस प्रिपेयर कर देना आप लोग अपनी नोटबुक में। अगर अभी आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो तो मेरे साथ साथ में बनाते जाना, ठीक है। एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस, और ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। डन। एक्स एक्सिस पे हमेशा डिमांड आती है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे डिमांड ऑफ मिल्क, और मिल्क की डिमांड किस में देकर के रखी हुई है, इन लीटर्स। डन। अब वाई एक्सिस पे क्या आएगा, तो प्राइस आएगी, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे प्राइस ऑफ मिल्क, और प्राइस किस में आएगी मिल्क की, इन रुपीस। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो एक्स एक्सिस होता है ना उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, और वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट आता है। मतलब कि डिपेंडेंट आप बोल सकते हो कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर। डन। चलो अब हम लोग ना पॉइंट्स यहां पे लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले प्राइस कितना देके रखिए, 10, 20, 30, 40, 50, तो यहां पे मैं पॉइंट्स लिख लूंगा। अब देखो 0 से गैप आपको लेना है 10, फिर उतना ही गैप आपको यहां पे लेना है 20, फिर 30, देन आफ्टर 40, देन आफ्टर 50, ठीक है। यहां पे मैंने इक्वल गैप, अब यहां पे स्केल नहीं है बट आप लोग स्केल से इक्वल गैप में ये जो गैप है वो कर देना, ठीक है। देन बात करें डिमांड, क्या डिमांड देके रखी है, 1 2 3 4 5, इजी है ये तो हम लोग खुद लिख लेते हैं। 1 2 3 4 और 5,
चलो ये हमारा डायग्राम रेडी है। अभी हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों एक्सिस पे डिटेल्स लिख ली है, अब हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहले देखो 50 पे कितना है 1, 50 पे 1, तो एक डॉट यहाँ पे करेंगे। देन 40 पे 2, दूसरा डॉट यहाँ पे किया जाएगा। देन 30 पे 3, तो तीसरा डॉट यहाँ पे। देन 20 पे 4, देन फिर 10 पे 5। चलो तो इस तरह से कुछ हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इन सबको ना स्केल से आप लोग कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये सबको स्केल से कनेक्ट करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स का नाम दे देंगे A, B, C, D और E। और ये जो कर्व बना इसको डिमांड कर्व कहेंगे, दैट्स व्हाई इसको DD के साथ डिनोट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो डायग्राम है वो एकदम रेडी हो गया, एकदम कंप्लीट बन गया। अब आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब आपकी प्राइस 30 थी तो आपकी डिमांड कितनी थी 3, बट जैसे जैसे प्राइस ऊपर गई, ऊपर की साइड पॉइंट ए देखो, प्राइस जैसे अप गई आपकी डिमांड क्या हो गई, आपकी डिमांड कम हो गई। और जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है आपकी डिमांड क्या हो रही है, ई पॉइंट पे आप देखो आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है। बोलो क्लियर हो गया। तो इसको ही हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो मैंने 3 तरीके से लॉ ऑफ डिमांड समझाया, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, दूसरा बाय वे ऑफ टेबल और तीसरा बाय वे ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। कोई भी लॉ को हम लोग 3 तरह से समझ सकते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं, यहाँ पे ना आपको एग्जाम में भी ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, इन द अबाउ डायग्राम शो प्राइस ऑफ मिल्क। मिल्क की प्राइस जो है वो कहां देके रखी है, वाई एक्सिस पे, और जो डिमांड है मिल्क की वो कहां देके रखी है, एक्स एक्सिस पे। और हमने पूरा जब डायग्राम बनाया, अलग अलग प्राइस पे हमने स्केड्यूल्स के हिसाब से अलग अलग प्राइस पे पॉइंट्स को प्लॉट किए, तो टोटल 5 पॉइंट मिले, A, B, C, D और E। और ये 5 पॉइंट क्या शो करते हैं, प्राइस और डिमांड के कॉम्बिनेशंस को। बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, हम इन 5 पॉइंट को जब ज्वाइन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिमांड कर्व मिलेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे DD के साथ, विच स्लोप्स डाउनवर्ड्स। और इसका स्लोप जो है ना वो डाउनवर्ड है, ये याद रखना। जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो क्या इंडिकेट करता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप इंडिकेट करता है प्राइस और डिमांड के बीच में। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड की तरफ है। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक इनवर्स रिलेशनशिप, किन दोनों के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। और ये डायग्राम लेफ्ट टू राइट होता है। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं। ऐसा समझ लो कि आपको 90% क्लियर करवा दिया है, बट अभी भी 10% जो एनालिसिस है वो बाकी है, जो आप लोग लॉ ऑफ डिमांड में लिख सकते हो। कुछ स्कूल वाले बोलते हैं कि आप इसमें लिखोगे तो चलेगा, बट अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने ये टॉपिक को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है कि क्या क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इनकी रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है। क्लियर। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स में, और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है ना, तो आप हमारी बैच में, हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे 2999 में हम लोग मेन 4 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। इन सबके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, साथ साथ में इसके सबके डाउट लेक्चर्स भी होंगे, जहां पे आप 1-to-1 फैकल्टी से डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो पूरा कोर्स है वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना तो आप लोग कर सकते हो, UGT करके प्ले स्टोर पे नाम है, और ऐप स्टोर अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के अंदर माई इंस्टीट्यूट करके नाम है, रेड कलर की कैप वाला फोटो होगा, ठीक है। और उसका जो ORG कोड है वो है VUGKX। ये एप्पल वालों के लिए है, आईफोन वालों के लिए। बट अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो UGT नाम है। और अगर कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको परचेस करना है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आपको पता है ये जितने भी नोट्स है, मटेरियल है, PDF है या डाइजेस्ट ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, हर एक चीज हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोर्स तो है ही, उसमें तो अवेलेबल है, बट अगर कोई बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहता है तो भी वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। चलो आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, एनालिसिस, जिसको हम लोग कहेंगे रीजंस फॉर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो कौन से 2 एनालिसिस देखेंगे हम लोग, एक देखेंगे इनकम इफेक्ट और दूसरा हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट क्या है, व्हेन द मॉनेटरी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी कंज्यूमर होता है ना, उसकी 2 तरह की इनकम होती है। एक इनकम कहते हैं मॉनेटरी इनकम,
मॉनेटरी इनकम का मतलब होता है उसकी एक फिक्स्ड इनकम। जैसे मान लो कोई बंदा है जो क्या कमा रहा है, महीने का 30,000 रुपए कमा रहा है, तो उसकी मॉनेटरी इनकम क्या हुई, 30,000 हुई, ये फिक्स है, उसको उसकी इतनी इनकम होने वाली है, ठीक है, उससे आधा ना कम कुछ नहीं होगा। और दूसरी होती है रियल इनकम। अब रियल इनकम क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले इतना चीज याद रखो, दो तरह की इनकम होती है, मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम। मैं एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपका ही एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है, और आप ना, आपकी एक फिक्स है कि आपकी एक डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब आप 50 रुपए हर रोज खर्च करते हो दूध लेने के लिए, ठीक है। आपकी जो इनकम है वो ऐसा समझ लो 50 रुपए आप खर्च करते हो इनकम में से, किसके ऊपर, मिल्क के पीछे। 50 रुपए से 1 रुपए ज्यादा आप कभी खर्च करना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप हर रोज जा रहे हो और आप 50 रुपए का 1 लीटर दूध खरीदते हो, ठीक है। 50 रुपए का कितना आप परचेस करते हो, यहां पे लिख लेता हूं, 50 रुपीज का आप 1 लीटर मिल्क हर रोज परचेस करते हो। अब मान लो एक दिन ऐसा होता है कि जो मिल्क है उसकी प्राइस कितनी हो जाती है, उसकी प्राइस हो जाती है 10 रुपए। मतलब कि जब कोई कॉमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो आप क्या करोगे, अब 10 रुपए का 1 लीटर आता है तो आप क्या करोगे, आपने सोचा यार 10 रुपए का एक, ऐसा करते हैं ना कि मैं 50 रुपए का पूरा ले लेता हूं, 5 लीटर दूध लेता हूं। तो आपने क्या किया, 50 रुपए आपके फिक्स थे कि आपको खर्च करने ही है, तो आपने जब 10 रुपए भाव हुआ तो 50 रुपए का आपने कितना खरीदा, 5 लीटर खरीदा। मतलब कि जब प्राइस 10 रुपए होती है तो आप 1 लीटर खरीद सकते थे, आपके पास 40 रुपए बचे, तो ये जो 40 रुपए बचे ना, वो 40 रुपए आपकी क्या हुई, रियल इनकम हुई। और जब किसी की भी रियल इनकम बढ़ती है, मतलब यहां बढ़ी ना आपकी, क्योंकि 10 रुपए में 1 लीटर तो आ जाता है, अभी 40 रुपए बचे तो रियल इनकम बढ़ी। तो रियल इनकम बढ़ने से आपने क्या किया, सेम क्वांटिटी, मतलब सेम कॉमोडिटी को ज्यादा खरीद लिया। मतलब जब रियल इनकम बढ़ती है तो लोग जो है वो अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। और आपने भी तो यही किया ना कि जो 40 रुपए बचे, बाकी के 40 रुपए से भी आपने क्या कर दिया, आपने सेम मिल्क, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी का ज्यादा खरीद लिया। तो इसको ही बोलते हैं रियल इनकम। बोलो क्लियर हो गया। तो यहां पे यही देके रखा है कि जब मॉनेटरी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, बट जो गुड्स की प्राइस है वो गिर जाती है, क्या हो जाती है, गिर जाती है। यहां पे हुआ ना कि पहले 50 थी, अब सस्ता हो गया, जो मिल्क की प्राइस है वो कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई, तो आपकी रियल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। और जब किसी की रियल इनकम बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उस टाइम पे वो क्या करता है, कंज्यूमर वो ज्यादा खरीदता है, बाय मोर ऑफ द गुड्स एंड देयरफॉर इट्स डिमांड राइजेस। वो ज्यादा खरीदता है और इसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स था, उसको 50 रुपए खर्च ही करना है, तो जब उसकी रियल इनकम बढ़ी तो उसने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। बोलो क्लियर हुआ। और आपको यहाँ पे जो आगे है वो सेम एग्जांपल देकर के रखा है कि इफ अमाउंट ऑफ मनी एट अ डिस्पोजल ऑफ द कंज्यूमर इज ₹50, 50 रुपए उसको खर्च करना ही है, और 50 रुपए का वो हर रोज 1 लीटर दूध जो है वो खरीदता है। बट जब वो सस्ता हो गया तो कंज्यूमर अब क्या करेगा, 5 लीटर की डिमांड करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी मॉनेटरी इनकम तो फिक्स है कि भाई 50 रुपए, बट जब रियल इनकम बढ़ती है तो वो उसी चीज की डिमांड को बढ़ा देगा। और यहां पे हम लोग कहेंगे कि ये जो मैंने समझाया ना एग्जांपल, ये नॉर्मल गुड्स का समझाया। और नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, नॉर्मल गुड्स मतलब जो हम लोग अच्छी क्वालिटी के कंज्यूम करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर, तो नॉर्मल गुड्स जो होते हैं ना, उनकी जो इनकम इफेक्ट है वो कैसी होती है, वो इनकम इफेक्ट होती है पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। बोलो क्लियर हो गया नॉर्मल गुड्स की। अब बात करें इंफीरियर गुड्स की, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो नॉर्मल गुड्स है ना, उनकी इनकम इफेक्ट कैसी है, पॉजिटिव है। अब बात करता हूं इंफीरियर गुड्स की। अच्छा, इंफीरियर गुड्स की इनकम इफेक्ट कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसे, वो समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, जो लो क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करता है। यहाँ पे अपना एग्जांपल दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ए पर्सन, यहाँ पे आपका एग्जांपल नहीं दूंगा, यहाँ पे ए नाम का पर्सन है, उसका एग्जांपल देते हैं कि ए नाम का बंदा है, उसकी इनकम ना कम है, मतलब कि वो कम क्वालिटी के गुड्स खरीदता है, वो बेसिकली पुअर है, ठीक है, गरीब है। और वो कैसे गुड्स खरीदता है, वो इंफीरियर गुड्स को खरीदता है, ऐसे गुड्स जो लो क्वालिटी के होते हैं। इसको गिफन गुड्स भी कहा जाता है, वो आगे आएगा तब देखेंगे।
ठीक है, कैसे गुड्स को खरीदता है? इंफीरियर गुड्स, जो कि जिसकी क्वालिटी कैसी होती है? कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कम क्वालिटी के फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल घी हो गया, ठीक है, वनस्पति घी हो गया, या तो आपको पता होगा हर एक क्वालिटी के राइस आते हैं, राइस कम क्वालिटी के, घी कम क्वालिटी का, व्हीट कम क्वालिटी के, वो यूज करता है ये ए नाम का बंदा है वो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो वो जो गुड्स यूज करता था, चलो अच्छे से समझाता हूं वापिस। देखो ए नाम का बंदा है, ठीक है, अब वो जो पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम करता था वो सस्ता हो गया। अब सोचो कि वो हर रोज 100 रुपए खर्च करता था, ठीक है, कि वो जो भी 100 रुपए का हर रोज का जो अनाज पानी है उसके पीछे रोज 100 रुपए खर्च करता था, ठीक है, उसका फिक्स था और 100 रुपए में आ जाता था सारी चीजें, ठीक है, पूरे दिन का जो भी खाने पीने का है सब। अब होता यह है एक दिन वो जाता है और वहां पे वो सस्ता हो जाता है, जो चीज 100 रुपए में आती थी ना अब वो 50 रुपए में आएगी, अभी भी उसके पास 50 रुपए बचे, तो क्या वो 50 रुपए का वही लो क्वालिटी की चीज खरीदेगा? आंसर इज नो। वो क्या करेगा? वो अच्छी क्वालिटी की और गुड्स खरीदेगा। क्यों अच्छी को? वो सोचेगा कि भले कम तो कम आए, ठीक है, उसकी नीड तो 50 रुपए से पूरी हो जा रही है, तो बाकी के 50 रुपए से वो क्या करेगा? अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा, भले कम आए बट अच्छी क्वालिटी के वो खरीदेगा। तो यहां पे यही है कि जब उसकी इनकम बढ़ी, यहां पे भी तो बढ़ी ना रियल इनकम, 50 रुपए बच रहे हैं, हर रोज 100 रुपए उसको खर्च करना है, फिक्स है, बट इस बार काम 50 से हो जाएगा। तो जब उसकी रियल इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? क्या वो सेम गुड्स को खरीद रहा है? नहीं, वो बाकी 50 रुपए से अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा। तो यहां पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब रियल इनकम बढ़ी तो उसकी जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है वो क्या हो गई? कम हो गई। दैट्स व्हाई ये जो इंफीरियर गुड्स है ना उनका जो इनकम इफेक्ट है वो कैसा है? नेगेटिव है। बोलो क्लियर हुआ? और यहाँ पे लिखा भी है व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल, जब सस्ता हो जाता है 100 रुपए से कितना हो गया? 50 रुपए, द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ेगी, 50 रुपए बचे, बट द डिमांड फॉर दिस गुड्स फॉल्स, बट वो सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं खरीदेगा, वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा बाकी के 50 रुपए से, ठीक है। दैट्स व्हाई उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग नेगेटिव इनकम इफेक्ट कहेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, कोर्स फूड ग्रेन, मतलब कि लो क्वालिटी के जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया सभी लोग को? तो ये मैंने आपको समझा दिया इनकम इफेक्ट, जो कि नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है और जो इंफीरियर गुड्स है उनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। बोलो क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, जो कि है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर ना सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात की जाती है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। तो ऐसे गुड्स जिसको एक की जगह दूसरे को कंज्यूम करूं ना उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कॉटन पैंट भी पहनता हूं, ठीक है, और साथ साथ में मैं डेनिम पैंट भी पहनता हूं, ठीक है। तो मेरे लिए ये कैसे गुड्स हुए? सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब कि मैं कोई भी पहनूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे को फर्क पड़ता है इनकी प्राइस से, ठीक है। मैं प्राइस जरूर देखता हूं, बाकी कॉटन पहनूं या डेनिम पहनूं एक ही बात है। अगर मेरे को कॉटन की जगह डेनिम मिल जाए या डेनिम की जगह पे कॉटन मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। देखो कॉटन पैंट मान लो मैं ये मेरा कंसर्न गुड्स रखता हूं। कंसर्न गुड्स मतलब मैं ये सोच के गया था कि मैं ये खरीदूंगा, ठीक है। कॉटन पैंट जो है वो हमारा क्या हुआ? कंसर्न गुड्स हुआ। डेनिम पैंट जो है वो हमारा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहां पे कंसर्न गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मान लो मैं जब भी गया तो पहले जो डेनिम पैंट की प्राइस थी ना, पहले जो प्राइस थी वही प्राइस है, मतलब इसकी जो प्राइस है वो बदली नहीं है, इसकी प्राइस जो है ना वो सेम ही है। पर हमारे कंसर्न गुड्स की प्राइस जो है वो क्या हो गई? सस्ता हो गया। मतलब मैं जो कॉटन पैंट खरीदने का सोच के गया था वही हुआ कि भाई जो कॉटन पैंट है वो सस्ता हो गया, इसकी प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। तो क्या होगा? कोई डेनिम पैंट खरीदेगा? मेरे जैसा इंसान तो नहीं खरीदेगा। तो कॉटन पैंट की प्राइस कम होने से तो डेनिम पैंट की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोगों ने डेनिम पैंट को खरीदना कम कर दिया, ठीक है, डेनिम पैंट की डिमांड कम हो गई। तो यहां पे हमको जो देखने मिला ना वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखने को मिला कि कॉटन पैंट की प्राइस कम हुई बट डेनिम पैंट की, क्या डेनिम पैंट ने अपनी प्राइस को बदला है? इसने तो भाई डेनिम पैंट की कंपनी ने बोला कि भाई हमने तो प्राइस बदली नहीं है, फिर भी हमारी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसका जो
जो कंपटीटर गुड्स है, या तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसकी प्राइस कम हो गई, दैट्स व्हाई इसकी डिमांड कम हो गई, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे। क्लियर हुआ? और अगर मान लो कॉटन पैंट महंगे हो जाते तो इसकी डिमांड क्या हो जाती, बढ़ जाती। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसकी प्राइस जो है वो महंगी हो गई, तो अब मैं गया दोनों पैंट्स उठाए, मैंने प्राइस टैग चेक किया, भाई कॉटन पैंट तो महंगा है, डेनिम पैंट सस्ता है, कॉटन पैंट रख दिया, डेनिम पैंट लेकर के आ गया, तो डेनिम पैंट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भाई डेनिम पैंट जो है वो अपनी प्राइस को नहीं बदल रहा, कॉटन पैंट वाला अपनी प्राइस बदल रहा है, इफेक्ट किसको हो रही है, डेनिम पैंट को, दैट्स व्हाई इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर हुआ? और यहाँ पे यही दिया है, व्हेन द प्राइस ऑफ कंसर्न गुड्स फॉल, कंसर्न गुड्स क्या था हमारा, कॉटन पैंट, जब उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट सब्स्टिट्यूट, ये और ज्यादा सस्ता हो गया इसके सब्स्टिट्यूट से, और कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन कम कर दिया, मतलब लोग अब डेनिम पैंट नहीं खरीद रहे, एंड एक्सपांड द डिमांड ऑफ द कंसर्न गुड्स, मतलब कॉटन पैंट की जो डिमांड है वो लोगों ने बढ़ा दी क्योंकि ये सस्ता हो गया, और इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे, कि एक गुड्स की प्राइस ना बदलने से भी उसकी डिमांड बदल सकती है, इसको ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है। और मैंने आपको ये जो एग्जांपल समझाया ना, आगे उसी का ही एग्जांपल देकर के रखा हुआ है, बिटवीन टू वैरायटी ऑफ पैंट्स नेमली अ पेयर ऑफ कॉटन पैंट एंड डेनिम पैंट, इफ प्राइस ऑफ कॉटन पैंट फॉल्स देन दैट ऑफ डेनिम पैंट रिमेन्स द सेम, देन द कंज्यूमर फाइंड द कॉटन पैंट चीपर, कॉटन पैंट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा कंपेयर टू द डेनिम पैंट, एंड विल एक्सपांड द डिमांड फॉर द कॉटन पैंट, कॉटन पैंट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, टी और कॉफी, ठीक है, कोको कोला और पेप्सी, या थम्स अप और पेप्सी, या तो फिर हम लोग कोकोनट वाटर और कोल्ड ड्रिंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझाया लॉ ऑफ डिमांड। अगर आप लोग मैंने ये जो आंसर बताया ये पूरा एग्जाम में लिख करके आते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 5 में से 5 पूरे मार्क्स आएंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका पूरे अच्छे से, अगर आप लोग ने पूरा वीडियो एंड तक देखा है ना, तो आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और चीज, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, और ये वाला वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स तक भेजना, जिसकी वजह से उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।